हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मनीष शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग वीडियो डाल रहे हैं वो हम डालने वाले हैं आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसके फॉर्मूलाज की वीडियो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका चैप्टर है वो हमने पहले भी स्टार्ट किया हुआ है और पहले भी मैं उसकी 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और पैरेलल, ये 2-3 वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। ठीक है, आप जाके एक बार पहले उनको विजिट कर लेना। ठीक है, उनके लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटीज के जो भी फॉर्मूलाज हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप जो भी न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, उन सभी न्यूमेरिकल्स में ये सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारे फॉर्मूला अच्छे से समझ जाओगे तो किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं। हमारी दो चीजें होती हैं इसमें, पावर और एक होती है हीट, या फिर जिसको हम एनर्जी भी बोल देते हैं, हीट। ठीक है, हीट एनर्जी एक तरह की। ठीक है, पावर। ठीक है, पावर के हमारे क्या क्या फॉर्मूला होते हैं। पावर और हीट दोनों मैंने साथ में इसलिए कंसीडर किए हैं क्योंकि दोनों के 3-3 फॉर्मूला होते हैं और दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं दोनों के बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है सिर्फ। ठीक है, क्या फॉर्मूले होते हैं उनके, लेट अस सी। पावर का हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है P = V × I। ठीक है, P = V × I। ठीक है, यहां पे P का मतलब होता है आपका पावर। किसका क्या मतलब होता है वो भी मैं लिख देता हूं। P का मतलब होता है हमारा पावर। ठीक है, V का मतलब होता है वोल्टेज और I का मतलब होता है, आप सभी को पता ही होगा, करंट। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज, तीन चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट हमारा फॉर्मूला P = V × I। ठीक है, P का मतलब है पावर, V का मतलब है वोल्टेज और I का मतलब है करंट। इन सब की जो यूनिट्स हैं, ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यूनिट भी सबकी लिख दूंगा साथ में। ठीक है, पावर की यूनिट होती है हमारी वॉट, ब्रैकेट में मैं इनकी यूनिट लिख दूंगा, वो भी आप ध्यान से देख लेना। पावर की यूनिट होती है हमारी वॉट। ठीक है, और वोल्टेज की यूनिट होती है हमारी वोल्ट। ठीक है, और करंट की यूनिट आपको पता होगा, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, जो ओम्स लॉ वाली वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने अलग के लाइक वोल्टेज और करंट जो है इनकी यूनिट्स भी मैंने बताई होगी, वहां पे एक बार चेक करना जाके उसको। इसी तरह से ठीक है, हमारा हीट का क्या फॉर्मूला होता है। हीट का क्या फॉर्मूला होता है, हीट या फिर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हीट का फॉर्मूला होता है हमारा H = V × I × T। ठीक है, इसमें सिर्फ ये T एक्स्ट्रा लग जाएगा, बाकी सब सारा फॉर्मूला आपका सेम होगा। ये जो T है सिर्फ ये एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी फॉर्मूला क्या है, V × I। इसमें भी क्या है, V × I। ठीक है, पावर = वोल्टेज × करंट, हीट = वोल्टेज × करंट × टाइम। दिस T मीन्स फॉर टाइम। ठीक है, इस T का क्या मतलब है, इस T का मतलब है टाइम। ठीक है, हीट का मतलब क्या है, वोल्टेज × करंट × टाइम। किसका क्या मतलब होता है वो भी लिख देते हैं। H का मतलब क्या है आपका, हीट। ठीक है, हीट या एक तरह की हीट एनर्जी भी बोल देते हैं इसको, एनर्जी भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपकी, बताओ आप सोचो फिर बताता हूं मैं इसकी यूनिट। करंट की यूनिट तो आपको पता ही है, वोल्टेज ले लो। चलो पहले वोल्टेज की यूनिट हो गई आपकी वोल्टेज। ठीक है, I की यूनिट हो गई, V वोल्टेज हो गया, I की यूनिट हो गई हमारी, I का मतलब क्या बोलते हैं इसको, करंट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। ये वोल्ट हो गया और ये क्या हो गया, एम्पियर। ठीक है, T का मतलब होता है, ये एक्स्ट्रा है इसमें, T का मतलब होता है टाइम और इसकी यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, T का मतलब है टाइम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। यहां पे ये हीट मैंने छोड़ दिया है, हीट या एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, देखो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एक तरह का वर्क डन होती है। एनर्जी क्या होती है, एक तरह का वर्क डन होती है। और वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारी, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। तो एनर्जी की यूनिट भी आपकी जूल आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी की आपको प्रैक्टिकल में यूज होने वाली जो यूनिट्स हैं
वो कई क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है। और प्रैक्टिकली यूज होने वाली जो यूनिट होती हैं वो होती है आपकी किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर का क्या मतलब है और ये कैसे कैसे कहाँ यूज होगा वो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी आप इतना याद रखना कि हमारा पावर और हीट के जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, P इजिकल टू वी इंटू आई, और हीट का क्या है V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। इन तीनों के मतलब क्या है, P का मतलब पावर जिसकी यूनिट वॉट है, V का मतलब वोल्टेज जिसकी यूनिट वोल्ट है, I का मतलब करंट जिसकी यूनिट एम्पियर है, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज और करंट तो यहाँ पे सेम ही है, ठीक है, सिर्फ टाइम हमारा एक्स्ट्रा है और टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड, जो आप सबको पता है, ठीक है। और H का मतलब होता है यहाँ पे हीट, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा हो गया है P इजिकल टू वी इंटू आई एंड H इजिकल टू वी इंटू आई इंटू टी। इसी तरह से हमारा सेकेंड फॉर्मूला होता है पावर का, सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। मतलब पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। इसी तरह हमारा हीट के लिए सेम फॉर्मूला होता है, हीट के लिए क्या होता है, H इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तीन हमारे फॉर्मूलाज होते हैं पावर और हीट के, तीन फॉर्मूला हम स्टडी करेंगे। तीनों में आप देखोगे कि हीट वाले फॉर्मूले में सिर्फ हम टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सिर्फ ये चेंज होता है। पावर और हीट में क्या चेंज होता है, सिर्फ टाइम का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाता है, बाकी तीनों फॉर्मूलाज आपको सेम मिलेंगे। पावर क्या है हमारा आई स्क्वायर इंटू आर, और हीट क्या है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ओके। तो यहाँ पे P का मतलब वही सेम पावर है, ये तो आपको पता ही है। P का मतलब क्या है, ये हम जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। P का मतलब है पावर और उसकी यूनिट होती है वॉट, I का मतलब है हमारा करंट और उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और R का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक, या पावर की यूनिट हो गई हमारी वॉट, करंट की यूनिट हो गई हमारी एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई हमारी ओम, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे H सेम है, I भी सेम है, R रेजिस्टेंस एंड T फॉर टाइम अगेन। H स्टैंड्स फॉर हीट और एनर्जी एंड I स्टैंड्स फॉर करंट, R मीन्स रेजिस्टेंस and T is for time. यूनिट्स टाइम की है सेकेंड, रेजिस्टेंस की ओम, करंट मीन्स एम्पियर एंड एनर्जी जूल, ओके। सो दीज आर द यूनिट्स इन द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तीन फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पावर और हीट के, दो हमने कर लिए हैं, अभी हम नेक्स्ट थर्ड वाला करने वाले हैं। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें ये तीन फॉर्मूलाज तो याद होते हैं, जब कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जब न्यूमेरिकल करते हैं उनको ये तीन फॉर्मूलाज पता भी होते हैं कि ये तीन फॉर्मूला लगने होते हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगना है, वो पहचानना थोड़ा सा, वो सिर्फ उन लोगों को पता होता है जो थोड़े से स्मार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझना है, ओके। तो दो फॉर्मूलाज हमारे हो चुके हैं, P इजिकल टू वी इंटू आई और P इजिकल टू आई स्क्वायर आर। नाउ अब हमारा थर्ड फॉर्मूला है P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये होता है हमारा पावर का थर्ड फॉर्मूला, P इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसी तरह से सेम हमारा हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H इजिकल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू एक्स्ट्रा टी, ठीक है। ये टाइम सिर्फ हमारा एक्स्ट्रा होगा, बाकी दोनों फॉर्मूला हमारे सेम होंगे। तो यहां पे सेम वही चीज है, P का मतलब है पावर, P का मतलब है पावर, फिर से V का मतलब फिर से वही वोल्टेज, एंड दिस R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस अगेन। यहां पे भी आपका वही सेम है, H इज फॉर हीट
या हीट एनर्जी बोल दो इसको, V फॉर वोल्टेज, R फॉर रेजिस्टेंस एंड T फॉर टाइम। यूनिट्स देख लो, इन सब की पता ही है आपको, बार बार रिपीट हो रहा है, वैसे तो आपको यूनिट समझ भी गए होंगे। ठीक है, पावर की यूनिट क्या है हमारी, वॉट, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। देख देता हूं मैं फिर भी, इसकी यूनिट हो गई हमारी वोल्ट और पावर की यूनिट हो गई हमारी वॉट। इसी तरह से टाइम की यूनिट अगेन सेकेंड, रेजिस्टेंस की ओम, वोल्टेज की वोल्ट एंड ये आपका जूल, या फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जो यूनिट होती है आपकी किलोवाट आवर भी चलेगी। वो कैसे कैसे कहाँ चलेगी वो हम डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला हमारा बनता है, वो आपका है E इजिकल टू P इंटू टी। E इजिकल टू P इंटू टी। यहां पे इस E का क्या मतलब है, E का मतलब है एनर्जी। E का मतलब क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी होगी या कोई भी एनर्जी है। P स्टैंड्स फॉर पावर एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम अगेन। ठीक है, यूनिट्स आपको पता ही है इनकी। टाइम की यूनिट क्या है हमारी सेकेंड, पावर की यूनिट है आपकी वॉट एंड एनर्जी स्टैंड्स फॉर जूल या आपका लाइक किलोवाट, और चलेगा अगर आपका, बताता हूं मैं आपको अभी किलोवाट आवर क्या चीज है, ये क्या बीमारी है ये। लेट अस सी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी का क्या मतलब है, पावर इनटू में टाइम। ये एनर्जी P स्टैंड्स फॉर पावर एंड T फॉर टाइम। हमने तीन फॉर्मूला पढ़े थे पावर के और हीट या एनर्जी के, तीन फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। पावर का मैं लिख भी देता हूं एक बार, आप क्या क्या फॉर्मूला थे, क्या था, P इजिकल टू V इंटू आई, P, और दूसरा क्या था I स्क्वायर R, और तीसरा था आपका V स्क्वायर अपॉन में R। इन्हीं को अगर हम हीट में लिखें तो क्या लिखेंगे, H इजिकल टू V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी, V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। तो क्रक्स, पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसका क्रक्स ये है कि ये तीन फॉर्मूलाज हमारे हीट के हैं, ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पावर के हैं। इनमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि इसमें सिर्फ टाइम इनटू होता है। ठीक है, वो हमारा कहां से आया है, इस फॉर्मूला से आया है। ये देखो, एनर्जी का मतलब क्या है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी का मतलब क्या है, ये एनर्जी है, हीट एक तरह की एनर्जी है, उसका मतलब क्या होता है, पावर, ये वाली पावर इनटू में टाइम। तो ये टाइम हमारा ये रहा, ठीक है, ये पावर हमारी ये रही, और ये एनर्जी या हीट हमारी ये रही। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा पावर और हीट के फॉर्मूलाज में क्या हुआ, सिर्फ हमारा टाइम का मल्टीप्लाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम एक यूनिट डिस्कस कर रहे थे हीट या फिर एनर्जी की। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसकी यूनिट होती है जूल, लेकिन मैंने आपको साथ में बताया था कि किलोवाट आवर करके भी कुछ यूज होता है। स्टूडेंट्स देखो, आपने देखा होगा आपके घर में जैसे मीटर लगा हुआ होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल आपके घर में आता होगा। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बिजली का जो बिल आता है, जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि लाइक बिजली का बिल आया है तो इतने यूनिट बिल आया है, 50 यूनिट आया है, 100 यूनिट आया है, या 500 यूनिट बिल आया है, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो किसी के यहाँ 100 यूनिट उन्होंने खर्च की है। ठीक है, एक फैमिली है, उनके यहाँ मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का मीटर लगा हुआ है। ठीक है, 100 यूनिट उन्होंने खर्च की है। ठीक है, और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो मान लो लाइक 10 रुपए है। चलो ओके, ठीक है, हमने मान लिया कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है। तो टोटल उनकी जो कॉस्ट होगी, उनका जो बिल बनेगा, ठीक है, उनका जो भी बिल है उसकी क्या चार्जेस होंगे बिल के। ठीक है, 100 यूनिट उन्होंने खर्च की है तो ये 100 हो गया। ठीक है, इनटू में 10 एक यूनिट की कॉस्ट है। ठीक है, तो इनका जो चार्जेस होने चाहिए टोटल वो कितने आ जाएंगे, ₹1000। तो 1000 रुपए का बिल उनको भरना पड़ेगा उस मंथ। आई बात समझ में आपको? इस तरह से हम चार्जेस कैलकुलेट करते हैं बिल के। ठीक है, ये क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम इसको यूनिट बोलते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में ये यूनिट हमारी किसके बराबर होती है, ये यूनिट बराबर होती है हमारी 1 किलोवाट आवर के।
आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये जो यूनिट होती है ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है 1 किलोवाट आर के। और ये किलोवाट आर क्या होता है? ठीक है, इस किलोवाट आर की जूल से क्या रिलेशनशिप है वो आपको समझनी बहुत ही जरूरी है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी। आपके लिए ये रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए भी आ सकती है कि डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल। डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल। किलोवाट आर और जूल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उसको डिराइव करो। ठीक है, वो आपको याद भी रखना जरूरी है और ये कैसे आता है ये भी आपको रखना याद जरूरी है बिल्कुल। तो ये हमारा किलोवाट आर है। देखो 1 तो इसमें ठीक है, ऐसे लिख देंगे 1 किलोवाट को हम क्या लिख सकते हैं? किलोवाट को लिख सकते हैं हम 1000 वॉट, 1000 वॉट। आपको पता होगा कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। उसके बाद है हमारा 1 आर, इनटू में हम लिखेंगे 1 आर। 1 आर में कितनी सेकंड्स होती हैं? आपको पता होगा 1 आर में 60 मिनट्स होती हैं। 1 आवर में क्या होती है? 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट में हमारी क्या होती है? 60 सेकेंड्स। तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड हो गई है आपकी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये है आपकी सेकेंड्स और ये है आपका वॉट। किलोवाट की जगह लिख दिया हमने 1000 वॉट और आर की जगह लिख दिया हमने 60 इंटू 60 सेकेंड। ब्रैकेट में आप वो चीज लिख भी दो जो आपने यूज किया है। हमने यूज किया है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट एंड 1 आर इज इक्वल टू 3600 लिख दो इसको, या फिर 60 इंटू 60 लिख दो, एक ही बात है, उतने सेकेंड्स। ओके, 1 किलोवाट में क्या होते हैं हमारे? 1000 वॉट होते हैं और 1 आवर में क्या होता है? 3600 सेकेंड्स। तो ये आ गया 1000 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा हमारा? 36। एंड इसमें देखो कितनी जीरोज हैं? 1 2 जीरोज और 3 जीरोज, ये 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 जीरोज हो गई, विच मीन्स वी कैन राइट इट 10 टू द पावर 5। 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ये क्या है हमारा? वॉट। और ये क्या है हमारा? सेकेंड। 36 इंटू 10 टू द पावर 5 वॉट सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ओके, हमें इसे क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी नहीं पता, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें जो पॉइंट लगा हुआ हो वो 1 डिजिट के बाद लगा हुआ हो। उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम इसको 10 से डिवाइड कर लेंगे और 10 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने अपनी तरफ से किया है, ये 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये देखो, ये 10 हमारा इस 5 के साथ चला जाएगा। ये 10 टू द पावर 1 है और ये 10 टू द पावर 5 है। तो 10 टू द पावर कितना आ गया? ये 10 टू द पावर 6 आ गया। और इस 10 से हम इस 36 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3.6। तो ये आ गया हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। ये आ गया हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। ये हमारा क्या आ रहा है? वॉट सेकेंड आ रहा है। लेकिन हमें रिलेशनशिप किस किस के बीच में डिराइव करनी थी? हमें करनी थी 1 किलोवाट आवर एंड जूल। ओके स्टूडेंट्स, गेटिंग? ये हमारा क्या आ रहा है? वॉट सेकेंड आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या था? हमें जूल चाहिए था। वो जूल हमारा कैसे आएगा? लेट अस सी। आपने 9th क्लास में एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू W अपॉन T, विच मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। P यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो मतलब इनके जिनको नहीं पता। P का मतलब होता है हमारा पावर, W का मतलब होता है वर्क डन और T का मतलब होता है आपका टाइम। ओके, इन तीनों की अगर यूनिट देखी जाए तो पावर की यूनिट आपकी क्या आएगी? पावर की यूनिट आती है हमारी वॉट, मतलब कि ये 1 वॉट हो जाएगा, इजिकल टू वर्क डन की यूनिट होती है हमारी जूल, ये हो जाएगा 1 जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है हमारी? सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड। ओके, ये आ गया हमारा। यहां से अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालें, ये 1 जूल यहीं पे छोड़ देते हैं, सेकेंड को हम इधर ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1 वॉट इंटू सेकेंड, विच मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू सेकेंड। 1 जूल हमारा किसके बराबर है? 1 वॉट इंटू सेकेंड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आता है? हमारा जूल के। वॉट इंटू सेकेंड किसके बराबर आता है? जूल के बराबर आता है। तो ये वॉट इंटू सेकेंड किसके, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं हम जूल। तो हम क्या लिख देंगे इसको हम लिख देंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्या लिखेंगे? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल।
ये आपको याद रखना है, आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है 4 ऑप्शन देके कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 3.6 आ गया ना, लाइक एक डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो 36 इंटू 10⁵ आ रहा था, लेकिन हमने 10 से डिवाइड करा, 10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस डेरिवेशन को क्या करते हैं, रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है ये, ठीक है। लाइक आपको उनको ये नहीं पता होता ये वॉट सेकंड की जगह पे जूल कैसे लग जाएगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम, वहां से हमें पता लग गया कि जूल किसके बराबर होता है, वॉट इंटू सेकंड। इसलिए हम वॉट इंटू सेकंड की जगह क्या लिख सकते हैं, जूल। इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, आप कंसेप्ट को लाइक समझ के आगे बढ़ेंगे। तो अगर लाइक आप 11th और 12th में साइंस लेते हैं तो वहां पे भी आपको बेनिफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पावर और हीट के फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। आगे हम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, पैरेलल एंड ओम्स लॉ, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको एक्चुअली में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इनके सिर्फ फॉर्मूला हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार जाके उनको विजिट कर लो। सीरीज, पैरेलल और ओम्स लॉ क्या होते हैं और उनके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, उन वीडियोस में मैंने रेजिस्टेंस इन सीरीज उसका डेरिवेशन करके दिखाया होगा, आपको समझाया होगा डेरिवेशन, ठीक है। सीरीज और पैरेलल दोनों के डेरिवेशन आपको समझाए होंगे और ओम्स लॉ भी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ इनके फॉर्मूलाज बताऊंगा। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ये जो है हमारा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, पहले हमारा बनता कैसे है इसको देख लेते हैं। सपोज ये है हमारा R1, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इस तरह से सर्किट आपका पूरा कंप्लीट कर लो सर्किट को। ओके तो तीन हमारे रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज का मतलब क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टर होता है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टर है, इसकी ये फर्स्ट एंड है और ये सेकंड एंड है। तो फर्स्ट वाले रेजिस्टर की सेकंड वाली जो एंड होती है वो सेकंड वाले रेजिस्टेंस की फर्स्ट जो एंड होती है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और लाइक जो हमारा सेकंड रेजिस्टर होता है उसकी सेकंड एंड जो होती है वो थर्ड वाले की पहली एंड के साथ। इसी तरह से आपका आगे भी ये कनेक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इन तीनों रेजिस्टेंसों को एक साथ कंबाइन करके अगर देखा जाए तो कितना आएगा और कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला होता है RS। S मींस सीरीज, वो फॉर्मूला होता है। इनको सीधे सीधे स्ट्रेट बिल्कुल बच्चों की तरह से ऐड कर देते हैं, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दिस इज आर सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें ये जो फॉर्मूला है हमारा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में R3, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ओके तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम थोड़ा सा। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, एक लाइन में जुड़े हुए थे वो, ठीक है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये ऊपर नीचे होते हैं। और ऊपर नीचे का मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, जितने भी हमारे रजिस्टर हैं, चाहे वो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, उन सभी की जो फर्स्ट एंड होगी वो एक तरफ आपकी जुड़ी हुई होगी इस तरह से, ठीक है। इनकी फर्स्ट एंड इस तरफ जुड़ी हुई है और सेकेंड जो एंड होगी वो दूसरी तरफ कहीं और जुड़ी हुई होगी इस तरह से, ठीक है। आप बैटरी लगा लो इसमें, ठीक है। इस तरह से आपका ये सर्किट कंप्लीट होगा। मान लो वैल्यूज इनकी जो भी हैं, ये मान लिया हमने R1, ये है R2 और ये मान लिया हमने R3। ओके ये हमारी V वोल्ट की कोई बैटरी लग रही है, तो इसको बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1, R2 एंड R3। इस तरह से इनकी फर्स्ट एंड यहाँ पे है और सेकेंड एंड इनकी यहाँ पे है। इसमें जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है इन तीनों रेजिस्टर्स को एक साथ हम देखते हैं तो क्या रेजिस्टर की वैल्यू होती है, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू इसमें क्या आती है, 1 में RP लिखते हैं इसमें, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 R3। ये आपका फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और डॉट 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 भी हो सकता है, अगर ये R4, R5, R6 इस तरह से आगे रजिस्टर बढ़ते जाएंगे तो आपका फॉर्मूला भी
इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज का हमने पहले देख लिया, अब हमने देख लिया पैरेलल का भी। नेक्स्ट हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। ये हमारा ओम्स लॉ है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला पहले मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख लेना अगर आपको फॉर्मूला समझना है क्या इसका मीनिंग होता है। यहाँ पे सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ कि V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, जहाँ पे V का मतलब होता है वोल्ट, I का मतलब वोल्टेज, लाइक वोल्टेज बोलते हैं पूरा, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, I का मतलब होता है हमारा करंट एंड R का मतलब होता है हमारा रेजिस्टेंस। इन सब की यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम, इस तरह से ओम को लिखते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह से बनाते हैं इसको, ये हमारा ओम ऐसे लिखते हैं और ये है इसका सिंबल। करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की यूनिट होती है हमारी वोल्ट। ओके, V इज इक्वल टू आई आर हमारा फॉर्मूला है। V का मतलब होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। I का मतलब होता है करंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम, और सिंबल होता है ये। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है हमारा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पे किस किस का क्या मतलब होता है ये आपको अच्छे से समझना है। ये जो R है, R का मतलब है हमारा रेजिस्टेंस। ओके, ये तो आपको पता ही है, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है। L का मतलब होता है आपका लेंथ। लेंथ किस चीज की, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो भी हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ। मान लो कंडक्टर हमारा कोई वायर है तो वायर की लेंथ। और A का क्या मतलब होता है, A का मतलब होता है एरिया। ये सिंपल एरिया नहीं होता, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मीनिंग होता है। R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लो मेरा कंडक्टर ये है, ओके, हमने एज्यूम किया कि हमारा कंडक्टर ये है, ये कोई वायर है या जो भी चीज है, तो उसकी जो लेंथ होगी, इस कंडक्टर की जो लेंथ होगी, ये क्या हो गई हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर। और हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अगर मैं इसका एरिया देखूं तो ये कौन सी शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका एरिया कुछ और निकलेगा। लेकिन हमें क्या लेना है, हमें लेना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब है, आपको इसको यहां से देखो, ये साइड में देखो, इस एरिया को बोलते हैं, ये जो साइड का एरिया होता है, ये एक सर्कल है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा उसको बोलेंगे हम क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो भी हमारा वायर होगा, इसको चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, जो भी हमारा जो वायर होगा उसका साइड में, ठीक है, साइड से, तो ये डिपेंड करता है इसकी डायमीटर पे। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसकी थिकनेस। कोई भी जो वायर है उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितना मोटा है, उसकी थिकनेस, या फिर उसकी डायामीटर, या फिर उसकी रेडियस आप बोल सकते हो। उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी डायमीटर कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट हो गई आपकी ओम, सिंबल हो गया ऐसे, और L क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ होती है हमारी मीटर में सिंपल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया तो आपको पता ही है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस हो गया हमारा ओम। एक चीज इसमें रह गई सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है,
वो है आपकी ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम रो, इसको पढ़ते क्या है, इस RH रो पढ़ते हैं इसको, और इसका नाम क्या होता है, ये है हमारी रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। रो का क्या मतलब है, यहाँ पे रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं इसको। और इसकी यूनिट क्या होती है, इस रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम मीटर। अगर आपकी इसकी यूनिट कैलकुलेट करना चाहो, देखो लेंथ की यूनिट आपको पता होगी, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट मीटर होती है, ये भी आपको पता होगा। और अब क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट बन गए हैं तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये भी आपको पता होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी की ये यूनिट कहाँ से और कैसे आती है वो मैं आपको चलो छोटा सा डेरिवेशन अभी करके दिखा देता हूँ। अभी आप इसको समझ लो फॉर्मूला को पहले, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। इसमें किसका क्या मतलब होता है, R का क्या मीनिंग है, L का क्या मीनिंग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे, मतलब थिकनेस मतलब उसकी डायमीटर या उसकी रेडियस कितनी है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का कैसे डेरिवेशन होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। यहाँ पे सबकी यूनिट डाल देते हैं हम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट है हमारी ओम इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें नहीं पता, निकाल रहे हैं हम इसको। लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या है हमारी मीटर अपॉन में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या है हमारी मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच गया हमारा, सिर्फ रेजिस्टिविटी अपॉन में कितना बचा मीटर, और ये क्या है हमारा ओम। तो ये रेजिस्टिविटी ऐसे ही रहेगी और ये मीटर हमारा इधर चला गया, ओम इंटू मीटर। यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई, ओम इंटू मीटर की। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। अभी जो मैंने आपको बताई थी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम। ओके, तो हमारी रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट आ गई, ओम इंटू मीटर। ओम मीटर बोलते हैं इसको, ओम इंटू मीटर। और इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं रो, रेजिस्टिविटी इसका नाम है, इसको पढ़ते हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है इसको पढ़ते हैं हम रो, RHO रो। नेक्स्ट हम देखो कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लाइक ये हमारा वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, और आपका मिली या माइक्रो क्या चीजें होती हैं, ये आपके न्यूमेरिकल्स में बीच बीच में यूज होंगी। देखो वोल्ट मीटर जो हमारा होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वोल्ट मीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह से एमीटर भी क्या है हमारा, एक इंस्ट्रूमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होते हैं, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है और एमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है। और इनके काम क्या क्या होते हैं, देखो वोल्ट मीटर का काम होता है टू डिटेक्ट, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को डिटेक्ट करने के काम आता है, वोल्टेज पता लगाने के काम। ठीक है, और एमीटर करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए और एमीटर हमारा करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि हमारे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, या हमारे सर्किट के अंदर वोल्टेज है कितनी है वो कौन बताता है, वोल्ट मीटर, और करंट कितना है वो कौन बताता है, एमीटर। ठीक है, एक बात आपको और याद रखनी है कि ये सर्किट के अंदर किस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर या फिर एमीटर किस तरह से सर्किट के अंदर अटैच होते हैं। मान लो कोई भी हमारा सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किट हो गया, इसमें ये तो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा इस रेजिस्टेंस के अलावा इसमें मान लो एक रेजिस्टेंस और है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक प्लग की लगा लो, ये प्लग की लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें क्या लगा है, हमारी एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें इस सर्किट के अंदर अगर मुझे एमीटर लगाना है करंट को मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर अगर मुझे लगाना है तो वो हम कहाँ पे और कैसे लगाएंगे। देखो एमीटर जो लगा होता है, एमीटर इसमें अगर मुझे लगाना है तो हम कैसे ऐड करेंगे उसको, एमीटर को हम यहाँ पे लगा सकते हैं।
ये हमारा क्या लग जाएगा, अमीटर। एक तरफ पॉजिटिव होगा, दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। अमीटर जो होता है वो सीरीज में अटैच होता है। अमीटर क्या मेजर करता है, करंट, और वो कहाँ पे लगता है, वो लगता है सर्किट के सीरीज में। ठीक है, सर्किट में कहाँ पे लगता है, वो लगता है सीरीज में। आपको दिख भी रहा होगा कि जो अमीटर है ये मान लो रजिस्टर R1 है और ये R2 है, ये दोनों रजिस्टर्स के सीरीज में है। ठीक है, देखो आप लोगों को अच्छे से याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज में क्या सेम होता है, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। इसीलिए आपको जो एमीटर होता है वो कहाँ पे लगता है, हमारा सीरीज में लगता है। एमीटर कहाँ पे लगता है, सीरीज में लगता है। इसी तरह से अगर मुझे वोल्टेज मेजर करनी है, मैं इसी सर्किट में आपको वोल्टेज नापने के लिए जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको भी मैं इसी सर्किट में अटैच करके बता रहा हूँ। अगर हमें उसे अटैच करना है तो उसे हम सीरीज में इस तरह से नहीं लगा सकते, उसे हमें पैरेलल में लगाना होगा। फॉर एग्जांपल हम उसको R1 जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा सकते हैं इस तरह से, एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ये वोल्टेज मेजर करेगा और ये करंट को मेजर करेगा। वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं हम, पैरेलल में। वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं हम, पैरेलल में। ओके, वोल्ट मीटर किस में लगेगा, पैरेलल में इस तरह से, और अमीटर कहाँ पे लगता है, सीरीज में लगता है इस तरह से। ये सीरीज में लगा हुआ है और ये पैरेलल में लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग। दो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है वोल्ट मीटर और एक है एमीटर। एक लगता है सीरीज में, एक लगता है पैरेलल में। एक हमारा किसके लिए होता है, वोल्टेज के लिए, और दूसरा किसके लिए होता है, करंट के लिए होता है। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझनी है। ओके, नेक्स्ट हमें देखते हैं कि ये जो मिली और माइक्रो होते हैं इनका क्या मीनिंग होता है। देखो मिली, जैसे आपने कहीं देखा होगा, कहीं पे लिखा होता है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, इस तरह से। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्या होता है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 1 मीटर तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा 1 मिलीमीटर। तो ये मिली का क्या मीनिंग होता है, ये मिली, इसमें क्या करेंगे हम, मिली को हटा के ना मिली की जगह पे मिली का मतलब लिख देंगे। और मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 1 मिलीमीटर को जैसे हमें सॉल्व करना है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 तो है ही, है 1 इंटू मिली की जगह लिख देंगे 10⁻³ मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻³ मीटर आ जाएगा। मिली की जगह कितना आ गया, 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। ओके, मिली का मतलब हो गया 10⁻³ और माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻6। तो ये दोनों चीजें हैं, ये भी कभी कभी आपके न्यूमेरिकल में यूज हो जाती हैं। ओके, मिली मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻6। वोल्ट मीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वोल्टेज के लिए होता है, और एमीटर क्या होता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट के लिए होता है। इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। इस एमीटर को हम लगाते हैं सीरीज में और इस वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पैरेलल में। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो 2-3 हमारे फॉर्मूलाज और रह गए हैं इस चैप्टर में। बाकी कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं है, इसके अलावा मैक्सिमम फॉर्मूलेज हम डिस्कस कर चुके हैं। 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले और बचे हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आपका कहीं कहीं यूज हो जाता है, वो होता है आपका Q = IT। Q = IT, ये भी एक फॉर्मूला आपका यूज होता है, छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पे यूज होता है। इसमें Q का क्या मतलब होता है, Q का मतलब होता है चार्ज। Q का क्या मतलब होता है, Q का मतलब होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक तरह का चार्ज भी एक तरह का करंट होता है, और काइंड ऑफ स्मॉल करंट। ठीक है, बहुत ही छोटे करंट को क्या बोलते हैं हम, चार्ज। तो Q का मतलब होता है चार्ज, जिसका चार्ज का खुद का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा करंट। और चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COULOMB। ये कूलम होती है हमारी चार्ज की यूनिट। नेक्स्ट है हमारा I तो आपको पता ही है, ये I। ठीक है, Q का मतलब हो गया चार्ज, I का मतलब होता है हमारा करंट, और करंट की यूनिट भी आपको पता है, करंट की यूनिट होती है हमारी एमीटर, सॉरी एम्पियर, एमीटर नहीं सॉरी एम्पियर। करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा T। T का मतलब आपको पता ही है, T का मतलब टाइम ही है यहाँ पे, और टाइम की यूनिट भी हमारी सिंपल होगी सेकेंड।
ठीक है। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूला हमारा? Q का मतलब चार्ज है, चार्ज की यूनिट होगी कूलम, I का मतलब करंट है, करंट की यूनिट होगी एम्पियर, और T का मतलब टाइम, टाइम की यूनिट होगी सेकंड। चार्ज खुद क्या होता है? चार्ज होता है एक तरह का करंट। ठीक है, बहुत ही लाइक छोटा स्मॉल जो करंट होता है उसको बोलते हैं हम चार्ज। नेक्स्ट हम इसी के जैसा एक फॉर्मूला है, उसको मैं साथ में ही बता देता हूँ यहीं पे नहीं तो आपको शायद याद ना रहे। वो होता है हमारा Q इजिकल टू एन ई। Q इजिकल टू एन ई। ये फॉर्मूला क्या है? ये भी सिमिलर फॉर्मूला है, सेम तो मैं नहीं कहेंगे, सिमिलर है, सिर्फ इसके जैसा है। यहाँ पे भी आपको देखो Q का क्या मतलब होगा? Q का मीनिंग यहाँ पे भी हमारा चार्ज है, और उसकी यूनिट सेम, चार्ज की यूनिट आपको पता ही है कूलम। एन जो है यहाँ पे, एन कुछ नहीं है, एन सिर्फ एक नंबर है। एन क्या है? सिर्फ एक नंबर, न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 जिस तरह से होते हैं उस तरह से एक नंबर है, सिर्फ इतना समझ लेना आप लोग। और ई क्या है यहाँ पे? ई होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ई होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज है वो। और वो होता कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज? आपको पता भी होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये इस ई की वैल्यू होती है। एन का मतलब होता है नंबर, सिर्फ एक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे तो ये भी आप लिख लेना कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, एन होगा नंबर, ई का मतलब होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये तो आपको पता ही होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, वो तो आपको पता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, लाइक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल चार्ज, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन कितना होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एन का मतलब नंबर हो गया, और क्यू का मतलब है हमारा चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कूलम। चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला Q इजिकल टू IT, सेकंड है हमारा Q इजिकल टू NE। दोनों एक जैसे थे, इसलिए मैंने थोड़ा एक साथ ही इनको कवर कर दिया। ओके, हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। एक लास्ट सिर्फ फॉर्मूला बचा है, उसको और हम देख लेते हैं। वो क्या है हमारा? V इजिकल टू W अपॉन में Q। ये आपका आखिरी एक फॉर्मूला बचा है, इसको और आप देख लो। V इजिकल टू W अपॉन में Q, जहां पे V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है आपका वोल्टेज, और W का मतलब होता है आपका वर्क डन, और Q का मतलब होता है आपका चार्ज। वोल्टेज जो जिसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट, वर्क डन जिसकी यूनिट होती है हमारी जूल, और चार्ज जिसकी यूनिट होती है हमारी कूलम। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फॉर्मूला है क्या है? V इजिकल टू W अपॉन में Q। V का मीनिंग होता है वोल्टेज, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। W का मीनिंग होता है वर्क डन, जिसकी यूनिट होती है जूल, और चार्ज जिसकी यूनिट है कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, उसके सारे फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप इन फॉर्मूलाज को सभी को अच्छे से देखोगे और समझोगे। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल्स को ट्राई करोगे तो न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर लोगे उसके बाद भी और सारे न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करना ईजी पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको जो वेरियस अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, चाहे आप NCERT के हों, चाहे लाइक किसी रेफरेंस बुक के हों, लखमीर सिंह मंजीत कौर के हों, या किसी भी और बुक के हों, आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करना फिर भी ईजी रहेगा। ओके, इससे पहले की जो हमारी दो वीडियोस हैं, 2 या 3 वीडियो हमने जो डाली हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, ओम्स लॉ वाली या रेजिस्टेंसेज इन सीरीज और रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल की जो वीडियो है, वो आप जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले। उसके जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।